हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपकी तैयारी को इम्पोर्टेंट करने के लिए एकदम सकारात्मक, स्ट्रैटेजिक पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के उद्देश्य से ही हमारे द्वारा ये सीरीज चलाई जा रही है। और आपसे ये की चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करें, वीडियोज़ को देखें और कोई भी क्वेश्चन का कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सच में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स को सीरियसली अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको एक-एक चीज़ें हम इसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेसिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। इसमें बेसिक, कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार कोई कमी ना रहे। और इसके अलावा अभी एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। एनसीईआरटी आपने, मैं मानता हूँ, बहुत पढ़ी होंगी पहले, बहुत अब भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से एनसीईआरटीज़ की, जैसे हिस्ट्रीज़ की वीडियो देखेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें डेवलप करके, क्वेश्चन जोड़ करके, कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेट करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। इसलिए जो भी नए बिगनर्स हैं या जो भी स्टूडेंट जो 2023 में मेंस 2023 में एग्जाम देंगे, उनके लिए भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिपेंड करता है कि उसको यूज किस तरीके से लेते हैं। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक घटना चक्र की सीरीज अभी मंडे से उसकी वीडियो मिलेंगे आपको। घटना चक्र की जो सीरीज है, ये इस सीरीज में आपके लिए एकदम प्री के डर को दूर किया जाएगा। फिर 6 सब्जेक्टों के पिछले किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, एसटीएस पीसीएस की सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्यूशन किया जाएगा। उसमें ठीक है, आपने घटना चक्र पढ़ी होगी, वो अलग बात है। घटना चक्र आप पढ़े रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ आपके पास होगी, नोट्स आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटना चक्र का जो सॉल्यूशन जिस तरीके से हमारे यहाँ करवाया जाएगा, वो उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी, एलिमिनेशन पार्ट, तो जो भी मेथड होती है प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो सारी मेथडों को यूज करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपको आने वाली प्रीलिम्स की एग्जाम, जो बीपीएससी की जनवरी में हो, चाहे यूपीपीसीएस यूपीएससी की मई जून में हो, या किसी भी प्रकार कोई एग्जाम यदि आपको देनी है एमपीपीसीएस की, सारे एग्जाम्स के लिए आपकी प्री के लिए एकदम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें 6 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल वाला पार्ट भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट पीसीएस के लिए स्टेट बाय स्टेट इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर बात करेंगे यूपी पीसीएस की इन्फॉर्मेशन, राजस्थान की, आरपीएससी की, तो बेसिकली वहां के लोकल क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर 2 वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से उसको फॉलो करें, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो उसको। इसके अलावा हमारे इस महासीरीज के अंतर्गत आपकी पॉलिटी वाला पार्ट चल रहा था। हम फेडरल सिस्टम पे थे। पॉलिटी के फेडरल सिस्टम से मेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी, इसमें से हम सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर छूट भी जाएगी तो हमारे घटना चक्र की सीरीज से कोई भी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बचेगी। सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है हमारी इस सीरीज के अंतर्गत छूट गई हो, क्योंकि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि फैक्ट अपने आप आपको याद हो जाए। तो उसी चीज में आज आगे बढ़ते हुए हम संघीय सिस्टम के अंतर्गत आज राज्य और संघों की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखेंगे। इसको लेकर के कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार प्री में क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो चीज आज हम यहाँ देखेंगे। तो जो वित्तीय स्थिति है उसको देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय स्थिति, ये पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए थे। आप क्वेश्चन जरूर लिखें, ठीक है। और इनका एक ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग का तरीका हम शेयर कर देंगे आपके साथ, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप खुद अपने लेवल पे सीखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको तरीका बताएंगे, है ना, हम आपको आंसर सारे इसमें बता ही चुके हैं, लेकिन करना आपको ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बात सही है कि हमने संघीय ढांचे को अपनाया है। और संघीय ढांचे में अगर बात करें हम, संघीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य है कि संघ और उसकी इकाई, संघ में उसकी इकाई, उसकी इकाई मतलब हमारे यहाँ राज्य बोलते हैं उनको, जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, संघ और उसकी इकाई, है ना, इनके मध्य शक्तियों का वितरण होता है। अब इस शक्तियों का वितरण दोस्तों कई, देखो, 3 विधायी शक्तियों का वितरण होता है, जिसका वितरण आपने देखा होगा 7th अनुसूची में दिया गया हो, ठीक है। और अगर आर्टिकल वाइज देखा तो 246 से 245 में ये बात की गई है। तो 7th अनुसूची में आपको बताया गया बेसिकली कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? राज्य विधानसभा के पास।
समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती है, ये बात सही है, दोनों को समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। और अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, वो संसद के पास है। और मैंने आपको बताया था कि कौन सी विशेष परिस्थितियां है जहां पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये जो हमने डिवीजन ऑफ पावर देखा, ये था विधायिक प्रक्रिया का पावर। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियों में देखें तो ऑब्वियसली हमारे डबल राज्यों की भी अपनी कार्यपालिका है, तो संघ की भी अपनी कार्यपालिका है। राज्यों के अपने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो संघ के भी अपने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो प्रशासनिक रूप से शक्तियों का विभाजन किया है हमने, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया सर्विस, IAS और IPS, अगर इनकी बात करें तो ये राज्यों के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन इन पर अंतिम कंट्रोल किसका होता है, सेंटर का। तो कहीं ना कहीं हमने संघीय ढांचे को अपनाया, बट उसको कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ ज्यादा रखा है। एक महत्वपूर्ण वितरण होता है दोस्तों वित्तीय वितरण, ये चीज आना। और एक चीज है इसमें, अगर विधायी मामले और प्रशासनिक मामलों में अगर शक्तियों के वितरण में केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का समाधान न्यायपालिका करती है। लेकिन वित्तीय मामलों का डिस्प्यूट है वो न्यायपालिका में नहीं जाता, वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये वित्तीय, अगर किसी संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय मामलों पर कोई डिस्प्यूट है तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा वित्त आयोग के पास। नॉर्मली वित्त आयोग 5 साल में एक बार बैठता है, इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसको हम देखेंगे। अब वित्तीय वितरण किस तरीके से किया गया तो वो देखो। तो वित्तीय वितरण अगर बात करें संघ और राज्यों के बीच में, तो इसमें लिखा गया पहला कि संघ सूची के विषय, जितने भी संघ सूची के विषय है उन पर टैक्स लगाने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, संघ सरकार के पास। किसके पास है, संघ सरकार, संसद के पास है। संघ सूची के विषयों पर जैसे माइनिंग्स पे, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये किसके पास है, ये संसद के पास है। वो इन पे क्या टैक्स लगाएगी, केंद्र सरकार इन पे टैक्स लगाती है, इनको कलेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई राज्य सूची के अंतर्गत कोई विषय शामिल है, उस पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उस पर राज्य सरकार का अधिकार, जैसे आपने सिलेक्ट कहा पेट्रोल, एल्कोहल, इन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। तीसरा, समवर्ती सूची के विषय पर, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, इसलिए समवर्ती सूची में हमने किसी भी प्रकार के टैक्स का प्रोविजन नहीं रखा। मेन टैक्स का प्रोविजन संघ सूची के विषय पर और राज्य सूची के विषय पर है, ठीक है। संघ सूची के विषय पर इसलिए रखा है क्योंकि उसमें संघ सरकार कानून टैक्स लगाती है, और राज्य सूची के विषय पर हमने इसलिए रखा है कि राज्य सरकार इसमें टैक्स लगा सकती है। तो एल्कोहल, पेट्रोल है, ये राज्य सरकार के टैक्स में आता है। इनकम टैक्स, माइनिंग है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा अगर हम राज्यों की स्थिति देखें दोस्तों, तो राज्यों के आय के स्रोतों को देखें हम, तो वो कहां से लगते हैं। देखो, कर को 2-3 तरीके से होते हैं। कुछ कर, अगर कर की बात करें, 3 तरीके कर मेन रूप से 3 प्रकार के देखेंगे मुख्य रूप से, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। पहला, वो कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका संग्रहण और उपयोग स्टेट गवर्नमेंट करती है। ध्यान रखना, कुछ ऐसे टैक्सेस जिनको इम्पोज करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, परंतु उनको कलेक्ट करना और उनको खुद के लिए कंज्यूम करना, उनको यूज करना, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस प्रकार कुछ वैसे कर होते हैं जिनको लगाया केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, वसूला केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, लेकिन राज्यों के साथ उनको शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स वगैरह, ये टैक्स है जो भी है, ठीक है। दूसरा है, तीसरी स्थिति है कि वो कर जो संघ ही लगाती है, संघ ही उनको वसूलती है और राज्यों को उनको दे देती है। 3 सिचुएशन। पहली में संघ लगाते केवल, बाकी सारी पावर राज्यों के पास होती है। दूसरी सिचुएशन, संघ लगाती है और कलेक्ट करती है, राज्यों को दे देती है। तीसरी सिचुएशन, संघ लगाती है, कलेक्ट करती है और राज्यों के साथ शेयर करती है। इस आधार पर कहीं देखेंगे तो टैक्सेशन में पावर किसके पास ज्यादा चली गई, संघ सरकार के पास। संघ सरकार की टैक्सेशन के पास पावर है वो ज्यादा होती है दोस्तों। ये बेसिक सी वित्तीय पावर को चीजें दी गई है। इसके अलावा आप बुक्स देखेंगे, उस बुक में थोड़ा सा देख लेना एक बार, चाहे आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं, कोई बुक देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इनको डिटेल और चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें। इसके अलावा इसको लेकर के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इससे प्री में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हर जगह वित्त आयोग को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। वित्त आयोग, ये उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमीशन। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का संवैधानिक रूप से हमने प्रोविजन किया है आर्टिकल 280 के अंदर। अगर आपसे पूछे तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका क्या किया गया,
हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 280 में, और आर्टिकल 280 में कहा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय मामलों को लेकर के उनका विभाजन करने, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वित्त आयोग को हम एक तरह से बोल सकते हैं विवाद निपटान तंत्र के रूप में, क्योंकि वित्तीय मामलों का समाधान करता है। वित्तीय जो मामले होते हैं संघ एवं राज्यों के बीच में, उनका ये क्या करता है, समाधान करता है, एक तरह सजेशन देता है कि इस तरीके से आपको निपटान करना चाहिए, इनको सेटलमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि संघ और राज्यों के बीच में होने वाले वित्तीय मामले के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, जबकि विधायी मामले, प्रशासनिक मामलों का किसी प्रकार का लगता है कि पावर ऑफ डिवीजन की जो डिवीजन है, जो पावर ऑफ डिवीजन किया गया वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, तो चूंकि इस फेडरल सिस्टम की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसमें संघीय न्यायालय के रूप में भूमिका निभाता है। लेकिन अगर वित्तीय मामले हैं, ये जुरिडिक्शन से बाहर है सुप्रीम कोर्ट के से, इसलिए इनके लिए एक संस्था बनाई रही थी, और वो संस्था है हमारी वित्त आयोग। इसलिए जब भी वित्त आयोग का यूज करें तो वित्तीय मामलों में, संघात्मक ढांचे के वित्तीय मामलों में विवाद निपटान तंत्र के रूप में काम करता है वित्त आयोग। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं और न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए विवाद निपटान तंत्र के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है और संवैधानिक मैकेनिज्म है, क्योंकि संविधान इसकी व्याख्या की गई। इसलिए वित्तीय क्षेत्रों क्या करती है, विवाद निपटान तंत्र के रूप में काम करती है। अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा जीएस में अच्छा बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज किया करो, ताकि लगे कि आपके क्वेश्चन को दबाए। और इसलिए वित्तीय निपटान संबंधी मुद्दे ध्यान रखना न्यायपालिका से बाहर रखे गए, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको वित्त आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। तो वित्त आयोग की अगर बात करें, आर्टिकल 280 में इस वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसद कानून के माध्यम से इसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया, और संसद द्वारा वित्त आयोग एक्ट 1951 लाया गया, जिसमें इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया कि इसका सेटअप क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। संविधान में लिख दिया कि एक राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अब वो वित्त आयोग काम कैसे करेगा, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, उसके कौन कौन सदस्य होंगे, उसके अध्यक्ष कौन कौन होंगे, इन सबका डिसाइड किसके द्वारा किया गया, संसद के एक्ट के द्वारा। तो संसद द्वारा 1951 में वित्त आयोग को लेकर के एक्ट बनाया गया, जिसमें इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड किया। इसके स्ट्रक्चर में संसद ने कहा कि इसमें 1+4 एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर के वित्त आयोग बनेगा, क्या ना, जिसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष उस व्यक्ति का चयन किया जाएगा अध्यक्ष के रूप में जिस व्यक्तियों को जनरली सारे सब्जेक्ट का जनरल ज्ञान हो, हिस्ट्री इकोनॉमी का ज्ञान हो, पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, फेडरल सिस्टम का ज्ञान हो, ठीक है, समाज का ज्ञान, सोसाइटी का ज्ञान, जिसने कहीं ना कहीं सारे चीजों में थोड़ा थोड़ा सा काम कर रखा हो, उस व्यक्ति को सामान्यतः इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर इसमें एक सदस्य ऐसा होगा जो अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो, यानी कि अर्थशास्त्र टाइप, क्योंकि टैक्सेशन से संबंधित, इकोनॉमिक स्टेटस से संबंधित उसको परामर्श देनी होगी कि भाई अब राज्य अगले 5 साल में जो हम कुछ सजेशन देंगे, इकोनॉमी बदलेगी, इकोनॉमी का क्या स्टेटस होगा, तो उसके आधार पर ये सुझाव देगा। इसके अलावा इसमें एक सदस्य होता है, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला हो। कौन? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला एक सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। तो एक वो होगा इसमें, और एक सदस्य होगा इसमें दोस्तों जो संघ सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय मामले, ध्यान रखना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मामले में भी काम कर चुका हूं। देखो, इकोनॉमिस्ट अलग होता है, इकोनॉमिस्ट को केवल इकोनॉमी की थ्योरी पता होती है, इकोनॉमी की थ्योरी की टैक्सेशन प्रणाली पता होगी, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। इसलिए इसने बोला कि एक सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे से गया था, क्योंकि जो वित्त आयोग है वो न्यायपालिका का मामला भी, वो वित्तीय मामलों का मामला भी, इकोनॉमिक स्टेटस और सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखेगा। इसलिए, और एक सदस्य ऐसा हो जिसको अकाउंटिंग का ज्ञान हो, क्योंकि पूरा काम तो अकाउंटिंग के रूप में होता है इसमें। तो 4 सदस्यों की योग्यता डिफाइन की है इसमें, और यही सदस्य 1+4 5 सदस्यों से मिलकर के बनता है हमारा दोस्तों वित्त आयोग। ये सबसे बड़ी चीज है, इसको ध्यान रखना आपको। वित्त आयोग का स्ट्रक्चर से लेकर के यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ने प्री में क्वेश्चन पूछे, मेंस में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, इसको आपको जरूर लिखना है वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। दूसरा, अगर अगला टॉपिक हम देखें, आखिरकार इसका रोल क्या है, इसके कार्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका सेटअप किया गया, क्यों किया गया। तो सबसे पहले अगर आप जब कीवर्ड लिखो तो पहला है दोस्तों इनका करों का विभाजन। पहला इसका काम है करों का विभाजन, और करों का विभाजन अगर बात करता है, 2 तरीके से करों का विभाजन करता है दोस्तों। एक तो केंद्र
और राज्यों के बीच में टोटल आपस में कितना कर विभाजन होगा। मान लो 100 रुपये, अगर 100 रुपये टैक्स हुआ है अगर, तो इसमें से कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कितना राज्यों को जाएगा। एक तो ये डिसाइड करता है कौन, सेंटर, ये वित्त आयोग, पहला एक तो काम है। और ये बात लिए की गई है आर्टिकल 270 के अंतर्गत। आर्टिकल 270 में लिखा गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच में करों का विभाजन किया जाएगा वित्त आयोग के द्वारा, और वित्त आयोग डिसाइड करेगा कि भाई 100 रुपये में से 40 रुपये इनको देने, 60 रुपये इनको देने, या 50 इनको देने, 50 इनको देने, ये वित्त आयोग डिसाइड करेगा। ठीक है, ये शक्ति किसके साथ सौंपी गई, वित्त आयोग। दूसरा, राज्यों के बीच में भी करों का विभाजन, कि एमपी को कितना परसेंटेज दिया जाएगा, यूपी को कितना, टोटल जैसे मान लें 100 रुपये है, 100 रुपये में केंद्र राज्यों को कर दिया, 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। अभी वर्तमान में अगर देखें हम तो वर्तमान 61 इसके पास है और स्टेट के पास 41%। ठीक है, 41% है जो अभी हमारा 15 में आयोग, वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके अकॉर्डिंग। अब इस 41% में कितना एमपी के पास जाएगा, कितना छत्तीसगढ़ के पास जाएगा, इसका भी डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। और इसके पैरामीटर्स है दोस्तों, कि राज्यों को किस आधार पर करों का विभाजन किया जाता है, वो पैरामीटर्स है, जिसमें एक पैरामीटर है जनसंख्या, एक पैरामीटर है पर्यावरण का मुद्दा, कि पर्यावरण में कितना अच्छा काम करें, एक वह आय डिस्टेंस देखते हैं कितना आय की उनकी कितनी असमानता है। ठीक है, और एक है उसमें वनों का घनत्व, वन पर्यावरण में आ जाएंगे, वनों को देखते हैं, और एक उसकी परफॉर्मेंस, टैक्स से संबंधित उसकी परफॉर्मेंस। ऐसे करके 5 नए मानक है। ये अभी मानक चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखे नहीं है, लेकिन इन मानकों के आधार पर क्या होता है, इसमें करों का राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो आपको इस तरीके से मुद्दे वाइज पता होना चाहिए कि पहला काम होता है वित्त आयोग का करों का विभाजन। पहला काम क्या है दोस्तों, करों का विभाजन। ठीक है, और इसमें 2 आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 280 में राज्य और राज्यों के बीच में, और आर्टिकल 270 में केंद्र और राज्यों के बीच में करों का विभाजन की पावर इसके पास होती है। दूसरा इसका काम है दोस्तों, राज्यों को अनुदान डिसाइड करता है, अनुदान डिसाइड करता है किस राज्य को कितना अनुदान देता है। अब ध्यान रखना, अनुदान की जो व्यवस्था की गई है हमने, जैसे ग्रांट बोलते हैं हम, अनुदान की व्यवस्था एकदम से सही नहीं है, फेडरल सिस्टम के विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि अनुदान का मतलब है कि संघ सरकार कहीं ना कहीं केंद्र को कमजोर समझती है, इसलिए उनको दान देती है। तो फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं ये फेडरल सिस्टम को कमजोर करता है। परंतु दोस्तों दूसरा पहलू इसका यह है कि अनुदान की व्यवस्था फेडरल सिस्टम को मजबूत भी करती है, क्योंकि अगर हम अनुदान नहीं देते तो सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य कभी अपने आप को ज्यादा मजबूत नहीं पाते। इसलिए संघ का मजबूत होना राज्यों के लिए बुरी बात नहीं, क्योंकि संघ जितना ही मजबूत होगा राज्यों को उतनी ही ज्यादा फैसिलिटी देगा और राज्यों की स्थिति उतनी ही ज्यादा सुधरेगी। ठीक है, तो अनुदान का कार्य करता है ये, और अनुदान आपको पता है आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है। देखो कई बार लोग बोलते हैं सर आर्टिकल्स कैसे याद कर, आर्टिकल्स अलग से याद करने की बात है नहीं, आपसे टॉपिक पढ़ते जाओ, आर्टिकल्स अपने आप याद हो जाएंगे। अब आपको मैंने कितने आर्टिकल्स बता दिए, इसमें 3 4 5 आर्टिकल बता दिए, तो आर्टिकल ऐसे याद होते हैं। अब मैं आपसे बोल दूं आर्टिकल रखते बैठ जाओ, तो वो कभी नहीं होगा। 1/34 दूसरा काम होगा, कर्मवाद नहीं होगा। और तीसरा काम इसका जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति को परामर्श देना, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए परामर्श देना। सुधारने के लिए परामर्श, और इन्हीं को बोलते हैं हम टर्म ऑफ रेफरेंस। जैसे आप 15वें वित्त आयोग के आप एक बार जरूर देख लेना, है ना, इसने कई सजेशन दिया, और सजेशन मोस्टली इसने दिया है कि हमें कहीं ना कहीं जो राज्यों द्वारा जो बेकाम में पैसा खर्च किया जाता है, राज्य द्वारा जो लोक लुभावनी नीति चलाई जाती है, ये इसलिए कहीं ना कहीं हमें राजकोषीय डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इस पर ज़्यादा फोकस किया। राजकोषीय डिसिप्लिन का मतलब कि राज्य उसको बेकाम में खर्च नहीं करे, गुणवत्तापूर्ण उसको खर्च करे। तो टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसके माध्यम से ये राज्यों की सेंटर, हमारा जो संघ का ढांचा है या संघ की वित्तीय स्थिति उसको सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चौथा कार्य इसका जुड़ा था दोस्तों 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन के बाद। पहले से 3 ही काम थे, लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद इसका एक नया काम जुड़ गया, और यह काम यह था कि राज्य की संचित निधि के लिए, ध्यान रखना, राज्यों की स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्यपाल को भी सलाह दी गई है। राज्यों की स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग की सहायता करेगा, यानी कि राज्य वित्त आयोग है उसकी सहायता करेगा, ताकि वो बेहतर तरीके से पंचायतों और नगर पालिकाओं को ज्यादा अच्छा काम कर सके। तो राज्य वित्त आयोग का सलाह के रूप में भी ये काम करता है। 4 मुख्य काम है, करों का विभाजन, अनुदान, राष्ट्रपति को परामर्श और राज्य वित्त आयोग। ये 4 मेजर काम है। इन्हीं के आधार पर जब भी इसका रोल आए, जब भी इसकी भूमिका आए, जब भी इसके महत्व आए, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपको क्वेश्चन अच्छे से लिखे।
ठीक है, ये था वित्त आयोग। लेकिन दोस्तों अगर वित्त आयोग की हम बात करें तो थोड़ा बहुत वित्त आयोग की नेचर को भी देख लें कि आखिरकार वित्त आयोग की क्या स्थिति है, ये प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। दोस्तों वित्त आयोग एक क्वासी जुडिशियल संस्था है, मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसको डिसीजन देने की पावर है और दूसरी इसमें न्यायिक सदस्य भी शामिल होते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वित्त आयोग एक क्वासी जुडिशियल संस्था के रूप में भी काम करता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसकी रिकमेंडेशन केवल परामर्श ही होती है, सलाह होती है वैधाधिकारी, ध्यान रखना ये वैधाधिकारी भूमिका नहीं होना, सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार माने या ना माने। हाँ, लेकिन 99% सरकार इसकी बातों को मानती है, ठीक है ना, क्योंकि वित्त आयोग की जो भी सिफारिश होती है वो 99% होती है। और 5 वर्ष में दोस्तों इसका एक बार गठन किया जाता है, ये जनरल आपको वैसे ही पता है, 5 वर्ष में एक बार गठन किया जाता है। और जैसे क्या होता है, जैसे 2021 से 26 तक हाल में जो 15वां वित्त आयोग था, इस 15वें वित्त आयोग का गठन 2016-17 में ही कर दिया गया था, क्योंकि ये 4 साल स्टडी करता है और अगले 4-5 साल के लिए फिर सलाह देता है। तो इसने 2020 से 25 तक इसको सलाह देनी थी, लेकिन चूंकि बीच में कोविड-19 आ गया, इस स्थिति में इसने 5 साल की बजाय पहले 2020-21 के लिए दिया, फिर उसके बाद 2021 से लेकर के 2026 तक 15वें वित्त आयोग के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में ऐसी स्थिति आ गई कि इन्होंने आपातकालीन समय के लिए कुछ अलग से सलाह देनी पड़ी, इसलिए इनको 1 साल की अलग से इन्होंने सलाह दी। पहली बार ऐसा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। अब जो करों का विभाजन में अभी बताया था, करों का विभाजन नॉर्मली इन्हीं फैक्टरों के आधार पर करता है। करों का विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल, ये है वर्टिकल, और ये हॉरिजेंटल, यानी कि ये है आर्टिकल, मैंने ऊपर बताया था अभी आपको 280, ये आर्टिकल 270 केंद्र राज्यों के बीच में होता है और 280 राज्य राज्यों के बीच में होता है। और कैसे करता है, ये डेमोक्रेसी ये होता है, एक तो उस राज्य की जनसंख्या उसको 12.5% वेटेज मिलता है, पॉपुलेशन उसको 15% मिलता है, ये 100% होगा टोटल। किसी राज्य को अगर टैक्सेशन देना है तो उसका जो टोटल ये परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पर उसको वेटेज करके उसको टैक्स शेयर किया जाएगा। इनकम डिस्टेंस अगर किसी में ज़्यादा करीब है 45%, एरिया 15%, फॉरेस्ट 10% और टैक्स एफोर्ट 2.5%। ये जरूर ध्यान रखना कौन कौन से मार्क्स। इन इंडिकेटर्स, इन पैरामीटर्स के आधार पर राज्य राज्यों के बीच में टैक्स का शेयरिंग करता है। इसलिए कोई राज्य बाद में ये ना बोल सके कि भाई इसने सत्ताधारी पक्ष का दल जहां जहां पर गवर्नमेंट की उसके खुद की सरकार है वहां पर ज्यादा पैसा दे दिया, जहां पर उसके विपक्ष की सरकार वहां कम पैसा दे दिया, ऐसा कोई भी काम इसमें नहीं होता। ये तटस्थ और निष्पक्ष होकर के अपना काम करता है। इसलिए वित्त आयोग वित्त मामलों में संघीय ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो जब भी वित्त आयोग का क्वेश्चन आए तो इतना हल्के में मत लेना, उसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली उसका आंसर देना है। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप उस बुक्स में से पढ़ लेते हैं जो हम आपके, लेकिन मैं मुख्य फोकस कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं हम यहाँ कि आपको मेन ध्यान रखना। बाकी यहाँ प्री के कुछ फैक्ट छूट जाएंगे, आपके घटने चक्कर में डेफिनेटली मिल जाएंगे। हमारे द्वारा वीडियो को आप एग्जाम से पहले देख लेना, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे 99% डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको हिंट दे देंगे आंसर देने के लिए, स्पेशली प्री के लिए, ठीक है ना, मेंस के लिए भी। अब दोस्तों एक बात अलेक्जेंड्रो विक्स ने बढ़िया बोली, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इस स्टेटमेंट को दोहरा सकता है, नॉर्मल भी जीएस वाले स्टूडेंट भी इसको दोहरा सकते हैं। ये जो चीजें दी गई है, ये जो विभाजन किया गया है, ये विभाजन जो आपके सामने इंडिकेटर्स के माध्यम से किया गया है, अगर आप इसको समझेंगे ये विभाजन, तो ये विभाजन को देखते हुए इसने बढ़िया बोला है कि भारत में वित्तीय मामलों का जो विभाजन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय हितों पर ज्यादा महत्व, क्योंकि दोस्तों अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। अगर किसी क्षेत्र का एरिया, मतलब किसी क्षेत्र की इनकम या वहाँ असमानता ज्यादा है तो उस राज्य को थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, तभी वो राज्य आगे स्थिति में सुधर आएगा। तो हमने पूरे देश के विकास की सोची, ना कि हमने संघीय ढांचे तक सोची। अमेरिका में जो संघीय ढांचा अपनाया गया है, उस अमेरिका का संघीय ढांचे में केवल संघात्मक सिस्टम को ज्यादा सोचा है। वहां हो सकता है कोई राज्य बहुत पिछड़ा हो, कोई राज्य बहुत आगे हो। अब पिछड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अगर देश का नेशनल लेवल पर विकास करना है तो पिछला राज्य भी आगे आना चाहिए। इसलिए सही बात है कि भारत में जो वित्तीय विभाजन किया गया, ये स्टेटमेंट आपको वहां पर रखना है दोस्तों जहां आपको भारतीय वित्तीय विभाजन के बारे में आलोचना हो रही हो तो उसका सकारात्मक पक्ष देना है। कई बार बोलते हैं कि भारत में वित्तीय विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि ये संघ के मामले में ज्यादा झुका हुआ है, तो दोस्तों उसको भी पॉजिटिव मामले में बदलने के लिए, उसको सकारात्मक पक्ष रखने के लिए आपको इस स्टेटमेंट को लिखना है कि हमने जो वित्तीय विभाजन अपनाया गया है वो वित्तीय विभाजन राष्ट्रीय हितों की ओर ज्यादा झुका, क्योंकि
संघ जितना मजबूत होगा वो छोटे राज्यों की शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसी जगह यूज करना है, इसलिए बताया। और राष्ट्र हितों के लिए कैसे? देखो दोस्तों, हमने समावेशी विकास पर फोकस किया नहीं किया कि जहां पर असमानता ज्यादा है उस राज्य को ज्यादा टैक्स दिया जाए। जहां पर क्षेत्रीय असमानता, यानी कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात, इनको बहुत सारे फायदे पहले ही मिल जाते हैं, इनकी राजकोषीय स्थिति बहुत मजबूत रहती है, तो इससे अच्छा है कि झारखंड बिहार को हमें ज्यादा टैक्स शेयरिंग देनी चाहिए ताकि वो भी अपना विकास कर सके। कमजोर राज्यों की सहायता, ऑब्वियसली अगर हमको देश का विकास करना है तो कमजोर राज्यों की सहायता, जैसे सिक्किम की, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा देश का डेवलपमेंट करना है, हर देश का डेवलपमेंट के हर पार्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास, तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए हमारे जो शक्तियों का विभाजन है, जो वित्तीय ढांचों के शक्तियों का विभाजन है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों पर ज्यादा निर्भर है। ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है, जीएस में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जीएस में अगर यदि क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाए और अगर आपसे वित्तीय मामलों को लेकर के कुछ आलोचना करवाए तो उसका सकारात्मक पक्ष हमेशा इस स्टेटमेंट को देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यूज करना है इसको। अब यूज आपको करना है, कहां पर इसको करेंगे? ऐसे स्टेटमेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। बुक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी भी नोट्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ये चीज हमने अलग जगह से लिखी है, ठीक है ना, इसलिए इस चीज के स्टेटमेंट आसानी से आपको मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों अब इसको मैं क्वेश्चन बना देता हूं। अब एक क्वेश्चन लिख लो आप, इसी को ले लेता हूं। भारत में संघीय वित्तीय विभाजन राष्ट्रीय, वैसे मैंने इसका क्वेश्चन पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन फिर राष्ट्रीय हितों से ज्यादा प्रभावित है, समझाएं। एक क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो भारत का वित्तीय विभाजन किया गया है संघीय ढांचे के अंतर्गत, वो नेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक है कि संघीय ढांचे में राज्य की स्थिति क्या है। यानी कि अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें हम, अभी हमने जो सेपरेशन देखा, फाइनेंशियल सेपरेशन, इसमें राज्यों की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी स्थिति कहां पर राज्य है इनमें, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि राज्यों की आय के स्रोत क्या क्या है। कभी भी हमें स्थिति देखनी है, उसका मूल्यांकन करना है, थोड़ा समझना है कि राज्यों की इनकम कहां कहां से आती है। तो पहली राज्यों की इनकम आती है अपने करों से। राज्य भी अपने कर लगाते हैं, आपको पता है। और मैंने बताया कौन से कर, मुख्य रूप से राज्य सूची के विषय पर लगाए जाने वाले कर। जो भी राज्य सूची के विषय पर आने वाले कर है वो राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें जैसे पेट्रोल का, एल्कोहल का, स्टेट्स लगाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल की और शराब की वैल्यू यूपी में अलग होगी, एमपी में अलग होगी, छत्तीसगढ़ में अलग होगी, क्योंकि कई बार जो स्टेट ज्यादा टैक्स लगा देगा वहां ज्यादा महंगी हो जाएगी, जो स्टेट कम टैक्स लगाएगा वहां कम रहेगी। इसलिए जगह जगह पर वेरी करता है क्या, उस चीज की प्राइस। पहले तो राज्य सरकारों के पास बहुत सारे टैक्स के अधिकार थे, इसलिए हर राज्य में वस्तुओं की कीमतें अलग अलग थी। वर्तमान में जीएसटी आने से लगभग वो सारे टैक्सेशन खत्म करके इक्वल ट्रीटमेंट कर दिया गया है, बराबर भागीदारी हो गई है राज्यों की। इसलिए सामान्यतः सभी राज्यों में वस्तुओं की कीमतें समान पाई जाती है। हाँ, पेट्रोल और एल्कोहल चूंकि वो जीएसटी से बाहर रखे गए, और बाहर रखने का मेन कारण है कि पेट्रोल और एल्कोहल है, ये राज्यों की आय के बड़े रिसोर्सेज थे। तो अगर इनको हम शामिल कर ले तो कहीं ना कहीं राज्यों की स्थिति और कमजोर हो जाती, इसलिए राज्यों ने चूंकि जीएसटी में इसका विरोध किया, बाद में सरकार ने इनको बाहर रखा। दूसरा इनका इनकम का स्रोत है खुद के, दूसरा केंद्रीय करों का हिस्सा जो आर्टिकल 270 के अंतर्गत इनको मिलता है। केंद्र सरकार भी जो टोटल कर करता है उनका 41% हिस्सा राज्यों को देता है। 2015 में वित्त आयोग के अनुसार, पहले 14वें वित्त आयोग के अंतर 42% देता था, लेकिन अभी 1% हिस्सा वो यूटी जम्मू कश्मीर के लिए रख लिया, तो कितना देता है, 41% हिस्सा देता है। तो एक तो इनको यह आय मिल जाते हैं जो केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, दूसरा केंद्र द्वारा इनको ग्रांट भी दी जाती है आर्टिकल 275 के अंतर्गत, वो भी इनकी आय का स्रोत होती है। और एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ध्यान रखना, केंद्रीय प्रायोजित योजना ये होती है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, और उसमें लगभग 50% तक फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है जनरल राज्यों में। और जो स्पेशल राज्य है उनमें तो आपको पता है 90% तक फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से भी राज्यों को बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है। और एक और अगर हम देखें तो खदानों पर नियंत्रण, ध्यान रखना, खनन मामला है। खनन की अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ
जो ये हमारी लिस्ट है, फेडरल लिस्ट जो संघीय लिस्ट है, इसका हिस्सा है। ये जो संघीय लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, उसका हिस्सा है। खनन है वो सेंट्रल लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन खनन पर जो रॉयल्टी लगती है वो राज्य सरकारों के पास जाती है। जैसे कहीं मान लें झारखंड है, झारखंड में माइनिंग कर रहे हैं, उस माइनिंग से जितना पैसा आता है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन उस पर एक रॉयल्टी और देनी पड़ती है, वो रॉयल्टी कट करके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, उस झारखंड को जाएगी। इसलिए झारखंड की इनकम का स्रोत बड़ा उसका माइनिंग पार्ट है। तो राज्यों को खनन पर, क्योंकि राज्यों का कंट्रोल होता है, हालांकि खनन संघ सूची का विषय है, लेकिन उनकी देखरेख करना सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्यों की होती है। इसके बदले उनको रॉयल्टी दी जाती है, इसके बदले उनको विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जाती है, तो इसका जो पैसा मिलता है वो राज्यों के पास आता है। इस आधार पर अगर हम देखें, अब ये राज्यों को करो आय का स्रोत आपने देखा, लेकिन इसका अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा मूल्यांकन करें कि क्या सच में स्थिति क्या है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि भारत में संघीय व्यवस्था में वित्तीय मामलों में संघ ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राज्यों को अनुदान देता है, और जब अनुदान दे रहा है ना, तो अपने आप संघ उसके केंद्र राज्य सरकारें उसके अधीन हो जाती है, क्योंकि अनुदान का मतलब है कि उसकी कमजोर स्थिति। और दूसरी बात अगर आपसे बोले तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, भाई केंद्रीय प्रायोजित योजना भी तो कहीं ना कहीं किसकी स्थिति खराब करती है? राज्यों की स्थिति खराब करती है, क्योंकि सेंट्रल उस योजना पर राज्यों को भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन अंतिम कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए वित्तीय मामलों में राज्य कहीं ना कहीं वित्तीय मामलों से पिछड़े हुए, इसलिए ये सारे उससे इसलिए कह सकते हैं कि वित्तीय मामलों में भी कहीं ना कहीं हमारा संघीय ढांचे की ओर झुका हुआ है, ये संघ को झुका हुआ है। फेडरलिस्ट की बात हुई, ठीक है ना, अभी हो गया। इसलिए सरकारी आयोग ने एक बात अच्छी बोली थी, ये कमेंट, ये स्टेटमेंट होते हैं जो आपको मेंस में क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं, ठीक है ना। इसने बोला संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों में अगर देखें तो हमें वित्तीय राज्यों की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए ध्यान रखना एक चीज और है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जैसे मान लें इनकम टैक्स है, इस पर सेस लगाए जाते हैं, इस पर सरप्लस लगाए जाते हैं, सरचार्ज लगाए जाते हैं। नॉर्मली जो टैक्स है उस टैक्स पे टैक्स होते हैं, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं। जैसे मान लें किसी व्यक्ति का 100 रुपये टैक्स बना और उसके ऊपर सेस लगाया 4%, तो 104 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो ये 4% जो सेस है, इसका विभाजन केंद्र सरकार राज्यों को नहीं देता, वो राज्यों को 100 में से ही देगा। इसलिए, और चूंकि अगर आप सेस लगाएंगे तो टैक्स महंगा हो जाएगा, और टैक्स महंगा होने की वजह से लोग टैक्स की चोरी करेंगे और इससे राज्यों को इनकम नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोला गया है कि ये सेस और अधिचार्ज जो है, सेस है और ये सरप्लस है, सेस और सरचार्ज दो बोलते हैं। सेस का मतलब तो ये हो गया, और सरप्लस सरचार्ज का मतलब ये हो गया अधिचार्ज। ये सेस और सरचार्ज है, ये दो ऐसे टैक्स है, हम इनका वो जो इकोनॉमी वाले पार्ट है वहां भी पढ़ते हैं इनको, इनका काफी इकोनॉमी के माध्यम से काफी हुए हैं, तो इसलिए वहां पढ़ेंगे, लेकिन इनका राज्यों के साथ विभाजन नहीं होता, ये स्टेटमेंट पक्का याद रखना, ठीक है। और इसीलिए सरकारी आयोग ने बोला कि जब राज्यों के साथ विभाजन नहीं होता तो इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये संघ को ज्यादा शक्तिशाली कर देते और राज्यों की स्वायत्ता को सीमित कर देते। दूसरा एक बात और बोली एमपी सिंह के द्वारा कि केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इनको हमें कम कर देना चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों केंद्रीय प्रायोजित योजना की अगर मैं बात करूं तो इस पे अंतिम कंट्रोल किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और केंद्रीय प्रायोजित योजना का मतलब है कि एक योजना जो हर राज्य में उसको लागू किया जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाएगी। लेकिन एक मान लेते हैं कि अगर सरकार द्वारा कोई एजुकेशन के लिए कोई योजना चलाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई, हर राज्य को चलाई। अब एजुकेशन की इस योजना में था कि भाई 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने मान लें, तो 5,000 करोड़ गवर्नमेंट दे देगी और 5,000 करोड़ स्टेट अपने अपने देंगे। अब स्टेटों का पैसा चाहेगा इसमें 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन आप ये बताओ कि अगर ये योजना, एजुकेशन की योजना केरल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां एजुकेशन पहले से ही अच्छी, तो भाई केरल का तो पैसे वैसे ही चले जाएंगे इसमें। तो इसलिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्षेत्रीय आधारित विभाग जो विकास उसको रोकती है। केरल की अलग जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट की अलग जरूरत है, राजस्थान की अलग जरूरत है। राजस्थान को वेस्टर्न पार्ट को पानी चाहिए, मराठवाड़ा को पानी चाहिए, ठीक है ना, और केरल को उसके इंफ्रा को डेवलप करने के लिए या वहाँ रिसर्च अनुसंधान, इनोवेशंस, आईआईटीज, मेडिकल साइंस, इनको डेवलप करने के लिए चाहिए। वहाँ स्कूलों के लिए जरूरत नहीं, वहाँ ऑलरेडी स्कूल बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्कूल चलाने के लिए ही पैसे चाहिए। तो देश इतना विविधतापूर्ण है, तो विकास का मापक भी विविधतापूर्ण है, तो केंद्रीय प्रायोजित योजना सही नहीं है, क्योंकि वो एक ही योजना को पूरे देश में लागू किया जाता है और उस योजना का आधा पैसा स्टेट को अपनी जेब से देना पड़ता है। इसलिए स्टेट बोलते हैं जो चीज हमें काम ही नहीं है तो उसमें भी पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को एमपी सिंह द्वारा बोला कि इसमें
राज्यों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए इनको समाप्त कर देना चाहिए या इनको सीमित कर देना चाहिए। और दोस्तों ये बात मानी भी गई है। नीति आयोग जब से आया है बहुत सारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। ठीक है ना। तो जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ समझो कि कैसे ये सारी चीज कॉन्सेप्चुअल है। आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ बस इसके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग का गठन, ऑब्वियसली जैसे नीति आयोग गठन हुआ तो सहकारी संघवाद बढ़ा। ये मैंने आपको नीति आयोग वाला पार्ट पढ़ाया इकोनॉमी, उसमें बोला है। कुछ आलोचक बोलते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे की स्थिति राज्यों की नगरपालिका, जो राज्यों की स्थिति वो नगरपालिकाओं के समान है। जब आपको क्वेश्चन में नकारात्मक चीज मतलब आलोचना करनी हो तो ऐसे सेंटेंस डालने चाहिए कि तो इस बात सही है। इन्होंने एक बात सही बोली आलोचक ने कि देखो नगर पालिकाएं हैं, समझो इसको, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है और नगर पालिका कंट्रोल होती है किसके? स्टेट गवर्नमेंट। इनको पैसा, इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। नगर पालिका स्वायत्त नहीं होती, इनके आय के स्रोतों पर भी स्टेट पर डिपेंड करता है। तो बोल रहा है कि जैसे स्टेट में नगर पालिका का रोल होता है उसी प्रकार हमारे संघीय ढांचे में, संघ सरकार में राज्यों की वही भूमिका है नगर पालिका पे। बेचारी राज्यों पे डिपेंड रहेंगी, आय पे भी संघ सरकार पे डिपेंड करेंगी, प्रशासनिक अधिकारियों के भी संघ सरकार पे डिपेंड करेंगी, तो उनकी भूमिका नगर पालिका की तरह होगी, एक तरह डिपेंडेंट। तो इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये वित्तीय मामलों को लेकर के अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये स्टेटमेंट लिखने हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि राज्यों की आय के स्रोत है कम, वित्तीय स्थिति है उनकी कम, और राज्यों का ज्यादातर खर्चा होता है वेलफेयर में, और वेलफेयर में राज्यों को रिटर्न नहीं मिलता। वेलफेयर स्कीम्स में खर्च किया जाता है तो राज्य एक बार खर्च कर देंगे दोबारा मिलेगा नहीं, उनकी इनकम नहीं होगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर कैपिटल फंड करती है, नेशनल हाईवे बनाती है, इंफ्रा बनाती है, रेल डेवलप करती है, इसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा कैपिटल में खर्च होता है और स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा वेलफेयर में होता है, क्योंकि जनता मोदी से पूछ नहीं जाएगी, सीएम से जरूर पूछेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पे जनता का ज्यादा प्रभाव रहता है और जनता को स्टेट गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर चाहिए। तो इसलिए जन कल्याणकारी राज्य में राज्यों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे फ्री में लैपटॉप बांटना, किसानों का ऋण माफ करना। अब बेचारे वहां पर रहने वाले लोग हैं जो सीएम्स हैं, उनको यदि चुनाव लड़ना है तो उन्हीं से पूछेगी जनता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने जाएगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने लोग जानते हैं? हम ही जानते हैं जो पढ़ते हैं। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं जानती नहीं इतना, वो तो अपने राज्य को जानती है। और अगर राज्य उनके कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे तो अगले साल अगले होने वाले चुनाव में उनको भगा दिया जाएगा और कोई भी सीएम नहीं चाहेगा को सत्ता छोड़े, इसलिए वो जन कल्याण में ज्यादा खर्च कर देगा, उसका राजकोषीय घाटा कम ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बोला गया कि वित्तीय स्थिति में राज्यों की स्थिति कई तरीके से खराब है, क्योंकि जब राज्य जन कल्याण का काम कर रहे हैं तो आपको उनको आय का स्रोत ज्यादा देना चाहिए। तो ये था वित्तीय मामलों में। अगर आपसे कोई आलोचना कर रहा है कि भारत के वित्तीय जो मामले हैं संघीय ढांचे में, जो ये जिस तरीके से ये चीजें संघीय ढांचे में हमारी वित्तीय स्थिति को बताया गया है, उसकी आलोचना कीजिए, उसका परीक्षण कीजिए। आपके पास इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया, अब आप 2-4 फैक्ट किताब में से पढ़ करके इसमें अटैच कर सकते हो, कुछ करंट्स की चीजें इसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम आपको घटना चक्र में भी शेयर कर देंगे। अगला एक चीज आपके मन में हमेशा आती है, जो ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अगर मैं बात करूं, इसका क्वेश्चन हालांकि हमने आपको शेयर किया था लेकिन आंसर हम मिलेगा इसका। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद क्या होता है? पहली बात, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और ये बात आई दोस्तों 1991 में, क्योंकि दुनिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का मतलब है कि राज्य या संघ राज्य, इनके बीच में अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने को लेकर के प्रतिस्पर्धा, अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा। क्योंकि दोस्तों अब समय बदल गया। पहले लोग वोट देते थे जात धर्म इनके आधार पर, आज दुनिया डेवलपमेंट मांगती है, स्टेट गवर्नमेंट से डेवलपमेंट मांगती है। पहले स्टेटों में राज्य सरकारें बनती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। अब स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है वो सामान्यतः डेवलपमेंट को माना जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं केजरीवाल ने यदि दिल्ली का डेवलपमेंट किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पंजाब में उसकी सरकार बन गई। ठीक है। तो डेवलपमेंट एक मापक माना जा रहा है। अब दुनिया डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। हो सकता है समाज का एक वर्ग अभी भी जात धर्म पे डिपेंड हो, लेकिन आज विकास किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण साधन रहता है।
जो विकास करे। अगर जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ है तो चाहेगा कि यूपी का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उसे अगला चुनाव जीतने को मिले, ताकि उसके लोगों के जीवन स्तर सुधरे, यूपी टॉप 10 में आए। हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि इंदौर की तरह, हर बार इंदौर SBM स्वच्छ भारत मिशन में पहली बार आता है, गाजियाबाद क्यों नहीं आ सकता, जयपुर क्यों नहीं आ सकता। तो इसलिए हर नगर निगम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, यही कंपटीशन है। तो आज कंपटीशन का दौर हो गया, राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार कंपटीशन किया जाता है। तो जब राज्य और संघ अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कंपटीशन करें तो उसे बोलते हैं फेडरल, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और राज्यों के बीच में प्रति। और दोस्तों आपको पता है अब ये कंपटीशन किस बात हो सकता है, निवेश को आकर्षित करने के लिए। यूपी चाहता है कि मेरा निवेश महाराष्ट्र में नहीं जाए, इसलिए यूपी विदेशी निवेशकों को बुलाएगा, उनको सड़क बनवाएगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा, उनको लैंड प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वहां इंफ्रा डेवलप हो सके। ये कंपटीशन, इसलिए आपने देखा होगा यूपी ने भी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन चलाए। MP अलग ही बात, MP टूरिज्म को डेवलप करने की बात कर रहा है कि उसका टूरिज्म डेवलप हो, विदेशों से टूरिस्ट आए और उसकी GDP बढ़े। राजस्थान टूरिज्म डेवलप करने के लिए पधारो हमारा देश वाली बात चल रही है। ये सारा क्या फेडरल सिस्टम का ही एग्जाम्पल, एक कॉम्पिटिटिव फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है कि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो। और इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स जारी की जाती है राज्यों की, जिसमें राज्यों की परफॉर्मेंस दिखती है। फिर राज्यों में कंपटीशन होता है कि महाराष्ट्र टॉप पे क्यों है, बिहार नीचे क्यों है। अगले चुनाव में बिहार को अगर सत्ता में आना है तो बिहार की सरकार को उस स्थिति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता कभी भी नहीं चाहेगी हम नीचे ही हैं। ये सारी चीजें होती है फेडरल, कॉम्पिटिटिव फेडरल के एग्जाम्पल। आपके पास एग्जाम्पल है, नीति आयोग बहुत सारे रिपोर्ट जारी करता है। मैंने आपको इकोनॉमिस्ट का नीति आयोग का जो इंडेक्सेस बताइए वो सारी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल, उनको आप यहाँ कोट कर सकते हो। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में SEQI जारी की जाती है, नेशनल MPI जारी की जाती है गरीबी को लेकर के। वो आप वीडियो देखो इकोनॉमिक्स का 11th नंबर का जो लेक्चर है उसको देखो, उसमें नीति आयोग के अंतर्गत मैंने सारी इंडेक्सेस बताई गई है। वो सारी चीजें फेडरल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। तो जब भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा आए तो इसमें बोला कि राज्य और संघों के बीच में अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास और निजी निवेश को अट्रैक्ट करने को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसी प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये पूरी कहानी यही है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, वहीं से आपके आंसर लगेगा। और इसलिए राज्यों ने गुड गवर्नेंस को अपनाना। आजकल आपने सुना होगा सुशासन की बात करने लग गए सभी। आपने अखबारों में ऐड देखा होगा विभिन्न प्रकार के स्कीम्स के लेकर, यूपी अपनी स्कीम डाल रहा है, सेंट्रल MP अपनी स्कीम डाल रहा है टूरिज्म को लेकर के, टीवीओ पे ऐड करके, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से हर राज्य अपनी अपनी स्टेटस को अपडेट कर रहा है। आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, पहले कोई CM बनो क्या फर्क पड़ता है, यूपी आगे निकल गया, MP पिछड़ गया। लेकिन आज हर राज्य एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि उसका दिखता है, उसका मूल्यांकन होता है। पहले कोई उनको पूछने वाला था नहीं। अब जनता कहेगी कि नीति आयोग की SDG इंडेक्स में MP पीछे कैसे आ गया, जबकि यूपी उससे आगे निकल गया। तो MP की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हाँ, हो सकता है दुनिया कॉमन मैन उसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो पूछेंगे, ट्विटर पे कमेंट डालेंगे। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है, और यही कंपटीशन सरकार को ज्यादा जवाबदेही बनाएगा, सरकार को ज्यादा पारदर्शी बनाएगा, और इसी को गुड गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रतिस्पर्धी संघवाद कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद हमने पढ़ लिया, इसका एग्जांपल नीति आयोग की सारी इंडेक्सेस को देना, इस आधार पर हम काम कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन देखो, इंदौर को लेकर हमेशा टॉप आ रहा है। हर बार आपने हर नगर निगम का देखा होगा कि बनाए अपने शहर को स्वच्छ, ठीक है, अपने शहर को बनाए नंबर 1। ये क्या है, कंपटीशन है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सहकारी संघवाद। क्योंकि ग्रीनविल ऑस्टिन एक बात बोली है भारतीय संघवाद को लेकर के। ग्रीनविल ऑस्टिन बोलता है कि भारत का संघीय ढांचा है वो दुनिया का सबसे अलग तो है ही, ये बात तो है। चाहे वो हमने कनाडा से लिया है, लेकिन हम एक मामले में कनाडा से भी अलग हो जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा उसको। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने बात बोली कि सहकारी संघवाद है वो भारतीय संघीय ढांचे का एक चीज है कि भारत ने सहकारी संघवाद को अपनाया। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने बोला कि भारतीय संघीय ढांचे का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव संघवाद है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। दोस्तों कुछ फैक्ट छूटे हैं, मैं बता रहा हूँ आपके, जो हमारे घटना चक्र वीडियो आएगा सीरीज, उसमें सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि मैंने यहाँ वो फैक्ट लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है।
जो आपके मेंस के और प्री के क्वेश्चनों को जरूरी है। स्टेट पीसीएस कुछ टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं वो स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ अगर आप समझ गए तो उनको कर देंगे और वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारे संघीय ढांचे को ग्रेनविल ऑस्टिन ये बात बोलता है कि भारतीय संघीय ढांचा एक सहकारी संघीय ढांचा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो सहकारी संघवाद की अगर हम बात करें, सहकारी संघवाद की अगर बात करें दोस्तों, तो सहकारी संघवाद का मतलब है कि संघ एवं राज्य दोनों सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देकर अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारें। यानी कि सहकारी संघवाद का मतलब है कि संवैधानिक मूल्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब संवैधानिक मूल्य सामाजिक न्याय, जन कल्याणकारी, स्वतंत्रता, समानता, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए संघ और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसे बोलते हैं फेडरल कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम। तो इस प्रकार की परिभाषा आप देना कभी भी आपसे पूछी जाए तो। अब आखिरकार ऐसे कौन से प्रोविजन है भारतीय संविधान में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं? तो वो सारे संस्थान, वो सारे प्लेटफॉर्म जो संघ और केंद्र और राज्य दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उन सारी संस्थाओं को हम बोलते हैं सहकारी संघवाद। जैसे सबसे पहले लेता हूं अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो ये 263 के अंतर्गत है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 263 में, और सहकारी संघवाद के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है। देखो आप अगर बात करें 1989 तक, तो ज्यादातर 1989 तक सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कांग्रेस की सरकार थी और इसलिए राज्यों के साथ ये कहीं ना कहीं अधिकार बारी बात करती थी। ये अपनी केंद्रीकरण की ज्यादा झुका हुआ था मामला, क्योंकि अगर संसदीय ढांचा इस तरीके से होता है तो फेडरल पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार। तो अंतरराज्यीय परिषद 1989 तक ज्यादा इंपैक्ट नहीं रही थी क्योंकि इसको बनाया नहीं गया था, क्योंकि एकमात्र सरकार थी, केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली थी इसलिए। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार में अलायंस की सरकार आई और अलायंस में राज्यों की भागीदारी बढ़ी, क्योंकि अलायंस सरकार में क्षेत्रीय दल थे और क्षेत्रीय दलों की सरकार राज्यों में थी। जब राज्यों में उनकी सरकार होगी तो स्वायत्ता ज्यादा चाहेंगे, और स्वायत्ता के लिए चाहेंगे कि हम आपके बराबर हैं, तो इसलिए आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म दो जहां हम भी अपनी बात रख सकें। इसलिए उसके प्रोग्राम, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय परिषद है, उसका गठन किया गया था पहली बार 1990 में। ठीक है ना? तो अंतरराज्यीय परिषद एक प्लेटफॉर्म है जहां केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो आर्टिकल 263 में इसका प्रोविजन है जिसके अनुसार लिखा गया कि राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट जब राष्ट्रपति को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो वो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेगा। और राष्ट्रपति द्वारा 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल है उसका गठन किया गया था, जिसके 3 कारण थे। पहला, गठबंधन सरकार। जैसे ही गठबंधन सरकार बढ़ी और राज्यों की स्थिति जैसे ही मजबूत हुई तो राज्य बोलेंगे भाई हम बराबर का दर्जा दो, इसलिए बराबर के प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना पड़ा। सेकंड चीज दोस्तों, सेकंड चीज इसमें यह थी कि क्षेत्रीय पार्टी पावरफुल हुई, तो ऑब्वियसली क्षेत्रीय पार्टी पावरफुल होंगी और क्षेत्रीय पार्टियों की ही सरकार स्टेटों में थी तो चाहेंगे कि हमें बराबर का दर्जा मिले। और तीसरा, सरकारी आयोग ने बोला कि भाई अगर संघ और राज्यों के बीच में विवादों का निपटान करना है तो वो अंतरराज्यीय परिषद में करें। देखो अगर संघ और राज्य में विवाद होते हैं और अगर हम डायरेक्ट न्यायपालिका में चले जाएंगे तो न्यायपालिका की भागीदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने लेवल पर ही मामलों को निपटाना, अपने लेवल पर मामला निपटाना है तो अंतरराज्यीय परिषद बढ़िया है। क्योंकि देखो जब आप में डिस्टेंस बढ़ती है, आपके 2 दोस्तों में अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो उनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड करवा जहां वो बात कर सके। यदि बात नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे तो हमेशा एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता ज्यादा बढ़ती जाएगी और छोटा सा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी राज्य और संघ में, मान लें ममता बनर्जी और हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर किसी प्रकार का कोई विभेद है, कोई विचारधाराओं मतभेद है, तो होने दो, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म पर आओ कि भाई ममता बनर्जी रिप्रेजेंटेटिव करते बंगाल का, प्राइम मिनिस्टर करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का, तो दोनों अपनी बात रखें, एक मंच पर आकर रखें और सलाह मशवरा वाद विवाद के माध्यम से उसका निपटान करें। इसके लिए एक मंच तो होना चाहिए, वो मंच था अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है ना? अब अंतरराज्यीय परिषद के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें दोस्तों, देखो आर्टिकल, मैंने बोला आर्टिकल 263 में बोला गया कि एक अंतरराज्यीय परिषद होगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आर्टिकल 263 में नहीं देखा। इसको कार्यपालिका ने एक आदेश जारी करके इसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया। जैसे अभी हमने वित्त आयोग पढ़ा था, वित्त आयोग में स्ट्रक्चर डिसाइड किया था संसद द्वारा,
यहाँ कार्यपालिका के आदेश द्वारा। और इसमें स्ट्रक्चर में दिया गया कि इसका एक अध्यक्ष होगा जो पीएम हो, फिर इसमें सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे, अर्थात सभी राज्यों के सीएम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात तो रखेंगे। और यूटीज में प्रशासक होंगे, यूटीज के लोग भी इसमें शामिल होंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यपाल भी इसमें, दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम तो होंगे उनके राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे, है ना, सीएम भी आएंगे इसमें, दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम भी इसमें आएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज और लेकर के बात, इसमें 6 केंद्रीय मंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, जो टॉप मिनिस्टर होती है। जैसे मान लें ज्यादातर राज्यों में विवाद आ रहा है पुलिस को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, वित्त को लेकर के, है ना, इस प्रकार के विवाद आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को लेकर के, तो वही मिनिस्टर उसमें शामिल होंगे ताकि उन विवादों का समाधान किया जा सके। इसलिए फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति फिक्स करेगा कि किस किस को शामिल करना है, लेकिन लगभग 6 मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं कैबिनेट के। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो कार्यपालिका के आदेश द्वारा डिसाइड किया गया था। संविधान में सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन वो व्यवस्था क्या स्ट्रक्चर होगा ये कार्यपालिका के आदेश के द्वारा डिसाइड किया गया। इसके कार्य देखो, कार्य विवाद निपटान तंत्र के रूप में, यानी कि अगर आप दो में लड़ाई हुई है तो वो विवाद निपटान आप न्यायपालिका में क्यों जाओ भाई, उसको घर पे ही निपटा लो। इसलिए संघ और राज्यों में अगर कोई छोटे मोटे मुद्दे हैं पर्यावरण को लेकर के, कृषि बिलों को लेकर के, तो इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बात रखें, पक्ष रखें और सहमति व्यक्त करें, तो न्यायपालिका में जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा संघवाद को बढ़ावा देना, अरे भाई जब जिस दिन केंद्र राज्यों को बराबर का दर्जा देगा उसी दिन फेडरल सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इंटर स्टेट काउंसिल में ये चीज होती है। सहयोग, दोनों सहयोग करते हैं मुद्दों पर। जैसे कोई अगर नेशनल हाईवे बनाना है और सड़कें जाएंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले भाई हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ये सड़कें आपके लिए भी काम आएंगी, तो आप हमें जमीन दे देना, कोई पर्यावरण का मुद्दा आ रहा है तो उसको समाधान कर लेना, इस तरीके से हमें सहायता दे देंगे। स्टेट बोलेंगे भाई ठीक है हम सहायता दे देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें, हम आपको एक केंद्र प्रायोजित योजना लेके आ रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना। भाई आयुष्मान भारत योजना से आपके लोगों का स्वास्थ्य होगा, और चूंकि स्वास्थ्य आपका भी विषय है और हमारा भी विषय है, दोनों सहयोग कर लें, क्या दिक्कत है। ऐसे विषयों पर है डिस्कशन होता है, मुद्दे होते हैं, ठीक है। इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने का एक सबसे बड़ी तरीका है। संघर्षों का समाधान करते हैं, चाहे संघर्ष राज्यों, मान लो यूपी एमपी में कोई सीमा को लेकर डिस्प्यूट हो, जैसे असम और नागालैंड में डिस्प्यूट हुआ था, तो उन डिस्प्यूटों को भी यहाँ सुलझा सकते हैं, या संघ और राज्यों में आपस के डिस्प्यूट हो तो वो भी सुलझा सकते हैं। इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां और कमियां रही है। सबसे पहली कमी है दोस्तों इसकी बैठक नहीं हुई। इसलिए आपने मई मैगजीन 2022 में पढ़ा होगा, इंटर स्टेट काउंसिल जो हाईलाइटेड रही थी उसका मेन कारण ये था कि इंटर स्टेट काउंसिल की, जैसे कि उसमें तमिलनाडु का सीएम है, उसने बोला कि एक साल में 2 बार कम से कम इसकी बैठक होनी चाहिए, 3 बार, एक साल में 3 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, क्योंकि 3 बार अगर एक साल में सेंटर और स्टेट मिलेंगे तो बहुत सारे मुद्दे अपने आप ही समाधान हो जाएंगे। तो इसलिए अगर देश का विकास करना है तो उसने बोला, तमिलनाडु के सीएम ने, कि स्टालिन है वहां के सीएम, उन्होंने बोला कि 3 बार एक साल में बैठक होनी चाहिए, उसने सजेशन दिया, तो इसको आप सजेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। करंट बस इतना सा काम आती है, बाकी है स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल, उसमें करंट क्या आई कि 3 साल में, एक साल में 3 बार बैठक होनी चाहिए, ये बात बोली थी, तो आप उसको यहाँ फैक्ट के रूप में काम कर सकते। तो इसके सबसे बड़ा जो लेकुना है वो है कि इसकी बैठकें नहीं होती। अभी तक 1989 से गठित हुआ है, 2022 तक इसकी केवल 11 बैठक हुई है। दूसरा, अगर बैठक इसकी हो भी जाती है तो इसमें राज्यों के मुद्दे की बजाय पार्टियों की बहस हो जाती है। अगर मान लें इधर ममता बनर्जी गई है, इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसकी अध्यक्षता करें, तो ममता बनर्जी पहले से ही प्रेजुडिस होकर गई है कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो भाई विवाद भुगतान आप में, चलो ठीक है भाजपा और टीएमसी में डिस्प्यूट चल रहा होगा, चलने दो, लेकिन जब आप उस जगह गए हो तो आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो और आप किसी राज्य की सीएम हो, तो वह उसके रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए, इसलिए हम राजनीतिक मुद्दों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन इनका सबसे मेन कारण है कि विवादों का निपटान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पॉलिटिक्स हैवी हो जाती है। और आपने देखो कई बार तो सीएम्स भागीदार नहीं लेते, टीएमसी नहीं लेगी भागीदार, उसको पता है कि मोदी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो मतलब अपनी पार्टीवादी चीज। भाई आपकी पार्टी विचारधारा अलग है, आप उस देश के सीएम पर जब पद पे बैठे हो, उस राज्य के पद पे बैठे हो, तो वहां आपको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एक इसकी कमी है दोस्तों, इसका अलग से सचिवालय नहीं है, ये गृह मंत्रालय के सचिवालय में काम करता है। गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो भाई इसकी स्वायत्ता पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सभी इसके, हम क्या बात करेंगे। राज्य बोलते हैं कि हम क्या करेंगे वहां जाके, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है।
इसलिए राज्य बोलते हैं कि स्वायत्तता की कमी है, इसलिए इसका अलग से एक सचिवालय स्थापित किया जाए और सचिवालय को भी इसकी बैठक अलग अलग जगह की जाए। हर बार दिल्ली में क्यों करें, कई बार उसको तमिलनाडु के चेन्नई में कर लो, कई बार कलकत्ता में कर लो, क्षेत्रवार बैठक करो। अब दिल्ली में बैठक करते हो, तमिलनाडु का सीएम यहाँ आ रहा है, वो क्या प्रभाव दिखाएगा। तो अगर आप सच में संघीय और राज्य की बात करते हो तो आपको अलग अलग जगह बैठक करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कई बार जो विपक्ष की सीएम होते हैं वो भाग नहीं लेते और इस कारण से बैठक सफल हो नहीं पाती। ये इसके मुद्दे हैं। इसके मुद्दों का यदि हमें समाधान करना है, सबसे पहले इसकी एक तो प्रतिवर्ष की बजाय हम उसको, जो अभी मैं बता रहा था तमिलनाडु के सीएम की जो सलाह है उसको हम मान सकते हैं, एक वर्ष में 3 बार इसकी बैठक की जाए। और लिख सकते हैं कि जैसा कि स्टालिन ने कहा है, स्टालिन मतलब तमिलनाडु के सीएम ने ऐसा बोला है। दूसरा, इसका सचिवालय एकदम स्वतंत्र हो, इसके अपने कर्मचारी हो, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी अपने हो, ताकि ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ना। और इसमें निर्णय जीएसटी काउंसिल की तरह लिए जाने से 3/4 से, और इसमें बहुमत आपको पता है जीएसटी काउंसिल में ऐसे होता है 2/3, ये इनका वोटिंग वैल्यू होती है और बहुमत इसके आधार पर होता है, अर्थात बिना स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुमत कर ही नहीं सकते। तो बोला है कि जीएसटी काउंसिल की तरह इसका होना चाहिए। तो अंतरराज्य काउंसिल कितना सक्सेस रही इसका लेकर क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, मेंस का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे तो स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया, यूपीएससी में कई बार पूछा गया, मेंस में, तो आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल सहकारी संघवाद की स्थापना करने में है सफल नहीं। आलोचनात्मक परीक्षण का ध्यान रखना, क्रिटिकल रिव्यू करो इसको। इसका उत्तर हुई जो मैंने अभी आपको बताया। अगला आता है दोस्तों जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल का क्या हुआ था कि जब हमने 1956 में जो 1956 में राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके बाद हमने 14 राज्यों का गठन किया गया था। अब राज्य ज्यादातर हमने भाषा के आधार पर बनाई। जब आप नए नए राज्यों की बनाएंगे, जैसे मान लो पहले बम्बई था और बम्बई में से आपने इधर महाराष्ट्र बना दिया, उधर गुजरात बना दिया, इसी प्रकार इधर पंजाब बना दिया, इधर हरियाणा बना दिया, इसी प्रकार इधर तमिलनाडु बना दिया, इधर आंध्र प्रदेश बना दिया। अब जब आप राज्यों को बनाएंगे तो राज्यों में जितने ज्यादा नए राज्य आएंगे तो राज्यों में आपस में विवाद क्यों होते ज्यादा आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत सारे, पहले केवल असम और अरुणाचल प्रदेश तक सीमित था, अब नॉर्थ ईस्ट में आपने 6-7 राज्य बना दिए, तो उनके सीमा विवाद, उनके क्षेत्र विवाद, उनके भाषाई विवाद, ऐसे विवाद भी आएंगे जो क्षेत्रवाद अलग अलग होंगे। नॉर्थ ईस्ट के विवादों की जो रुचि होगी, उनकी जो नेचर होगी वो अलग होगी। नॉर्थ ईस्ट के विवाद किस तरीके होंगे, निर्जाति पहचान, नागा में, मेजो में, है ना, ब्रूज शरणार्थियों में, असमी लोगों में, इस प्रकार के विवाद होंगे नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण भारत के विवाद होंगे जल को लेकर के जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी को लेकर के चल रहा है। इसी प्रकार अगर महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद होंगे भाषा को लेकर के, थोड़ा बहुत अगर उनके सीमा को लेकर के, इस प्रकार विवाद हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर के विवाद हो जाएगा। तो जब हमने 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 14 में जो 1956 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो राज्यों को क्षेत्रीय आधार पर जब हमने बनाया था, जब हम नए नए लोग खड़े करेंगे, घर में ज्यादा सदस्य आएंगे तो विवाद भी ज्यादा। उन विवादों का समाधान, क्योंकि उन विवादों की जड़ क्षेत्रीय है, इसलिए उनका समाधान ऐसा नहीं कि हम इंटर स्टेट काउंसिल में ही आके करें, क्योंकि वहां तो सभी राज्यों के होते हैं, तो वहां इतनी टाइम होता नहीं, इतनी बात नहीं होती। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर विवादों का समाधान करने के लिए 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत ही इस क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की गई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्यों उसको लाया गया था। तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और ध्यान रखना, ये वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है। सबसे पहला चीज यही ध्यान रखनी है, ये वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं है। और ये भी सहकारी संघवाद है, क्योंकि इसमें राज्य मिलते हैं केंद्र के साथ, लेकिन इसमें अंतर यह है कि क्षेत्र आधार पर मिलते हैं। तो इसका उद्देश्य मैंने वही बोला कि देखो, एक तो सामाजिक आर्थिक सहायता विकास करना है। अगर आपस में जो राज्यों में विभिन्न प्रकार की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, क्षेत्रवार अलग अलग स्कीम चल रही है, उनको एक परिवहन को डेवलप करना है। तो भाई कोई रोड निकालना है तो तमिलनाडु और
अगर केरल, तमिलनाडु केरल के बीच में अगर रोड निकालना है, ये भाषाई अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र से अगर बम्बई से मराठा बना, उसमें से कुछ मराठी गुजरात में चले गए होंगे, तो गुजरात के मराठियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसके मुद्दे भी आएंगे इसमें। क्षेत्र विकास, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र विकास, यहाँ का विकास, ऐसे मुद्दे भी आएंगे। तो इन कार्यों के लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये चीजें बढ़ेंगी, बड़ी होंगी, विवाद हुए होंगे, जैसा कि मैंने अभी कहानी बताई थी आपको। तो इन उद्देश्यों के लिए, इन चीजों के लिए हमें इसका गठन करना पड़ा, और यही इसके कार्य है। क्षेत्रीय आधार के मुद्दों का समाधान करते हैं, बैठक होती है, अपने पानी के डिस्प्यूट हुए, सड़क के डिस्प्यूट हुए, रोड के डिस्प्यूट हुए, ठीक है ना, अपने जो छोटे मोटे राजधानी को लेकर के डिस्प्यूट है, अपनी सीमाओं को लेकर डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूटों का समाधान, क्योंकि सीमाओं को लेकर, अब सीमाओं को लेकर के राजस्थान असम के बीच में डिस्प्यूट तो होगा नहीं। अगर सीमा को लेकर डिस्प्यूट होगा तो राजस्थान का पंजाब, हरियाणा, गुजरात और एमपी और यूपी के बीच में होगा। सीमाओं को लेकर के असम के बीच में तो नहीं होगा। तो भाई अंतर्राज्यीय परिषद में असम का बैठने की क्या जरूरत है जब सीमाओं का विवाद है? इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। अब इसकी संरचना देखते हैं। 1956 के एक्ट में इसकी संरचना की बात की। संरचना क्या है इसकी? संरचना में ध्यान रखना, इसकी संरचना अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ये स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा है, बहुत बार सवाल पूछा है, लोग उसको गलत करके आते हैं कई बार। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो गलत हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें। इसका अध्यक्ष सीएम होता है, होम मिनिस्टर होता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि राज्य है ना। आप एक चीज ध्यान रखना, होम मिनिस्टर को क्यों बना गया है? क्योंकि राज्य होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नए राज्य आते हैं सारे राज्यों का कंट्रोल होम मिनिस्ट्री का होता है। तो होम मिनिस्टर इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रत्येक राज्य का सीएम, जैसे मान लें, अगर मैं बात बताऊं आपको, जैसे इसमें क्या है, क्षेत्र आधार पर भी बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा 5 क्षेत्रीय परिषद है, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो जितने भी क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आएंगे, उन राज्यों के सीएम इसमें शामिल होते हैं। और मुख्य सचिव, इसकी एक स्थायी समिति भी होती है जो मुख्य सचिव के साथ बनाई जाती है। एक होती है, देखो ये परिषद तो कभी कभी बैठती है, अब परिषद बैठती है तो इनको देख रेख करने के लिए एक परमानेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी करता है कैबिनेट का, और सभी राज्यों के सेक्रेटरी उसमें शामिल होते हैं। इसका उपाध्यक्ष की बात करूं, ध्यान रखना सीएम होता है उपाध्यक्ष, लेकिन सीएम होता है रोटेशनल। जैसे मान लो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करूं, तो अगर एक बार राजस्थान का बन गया तो अगली बार पंजाब का बनेगा, अगली बार हरियाणा का बनेगा, अगली बार हिमाचल प्रदेश का बनेगा, उससे अगली बार जम्मू कश्मीर। तो क्षेत्रवार इसमें सीएम बनता है। इसके उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सेंटर अगर बात करूं मैं उसकी, इंटर स्टेट काउंसिल की, उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है और उपाध्यक्ष गृह मंत्री होता है। लेकिन इसका अगर मैं बात करूं तो इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, उपाध्यक्ष राज्यों के सीएम होते हैं, बट रोटेशनल आधार पर। और इसमें एक चीज और है कि हर राज्य से 2 मिनिस्टर भी इसमें शामिल होते हैं। हर राज्य से 2 मंत्री इसमें आएंगे, और उन मंत्रियों को कौन भेजेगा? वो राज्यपाल पर डिपेंड करेगा किन मंत्रियों को भेजेगा। वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेजेगा, वो वहां के स्टेट के किसी रेवेन्यू मिनिस्ट्री को भेजेगा, वो अलग अलग बात। लेकिन हर राज्यों के 2 मंत्री भी इसमें आते हैं सीएम के साथ। भारत में मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं देख लो, ठीक है। उत्तरी की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हटी गया, यूनियन टेरिटरी हो गई, और दिल्ली आता है। दक्षिण क्षेत्र परिषद की बात करूं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जितने भी दक्षिण क्षेत्र परिषद के हैं वो सब इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद की, एमपी, मध्य क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, एमपी, ये हो गए। तो इस अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करूं, पूर्वी क्षेत्र में ध्यान रखना, पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड आता है, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं। ये इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट परिषद नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 1956 में नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं बने थे। लेकिन जब 1971 में, आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट में नए नए राज्य बन चुके थे, तो उनमें विवाद आएंगे जब नए राज्य बने थे। और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है उनका ढांचा एकदम अलग था, उनकी स्थिति एकदम अलग अलग टाइप की थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है इनके विषय अलग अलग थे, इनकी निर्जातीय पहचान अलग अलग थी, इसलिए इनके लिए एक अलग से परिषद बनाई गई थी। तो अब नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से परिषद बनाई गई थी, और नॉर्थ ईस्ट की परिषद बनी थी 1917 के एक्ट के अंदर। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1917 का एक्ट, 1971 का जो एक्ट है इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आखिरकार इसके लिए अलग से परिषद क्यों बनाई गई थी? जो परिषद 1956 में बनी थी इसके लिए उसी के साथ एक परिषद इसी के साथ बना दी थी। तो आखिरकार हमें क्या जरूरत थी? इसके लिए हमें अलग से परिषद का गठन करना था। पहला, यहाँ निर्जातीय पहचान थी, लोगों की यहाँ अलग अलग जनजातियाँ थी, अलग अलग संस्कृति थी, तो उनकी अलग अलग पहचान थी, इसलिए उनके विवाद के मुद्दे भी अलग अलग थे।
दूसरा दोस्तों, ये इंटरनेशनल सीमाओं से, इंटरनेशनल बॉर्डर्स यहाँ लगती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल इस पर ज़्यादा रखना चाहिए। और यहाँ भौगोलिक भारत से इनकी कल्चर अलग है, इनकी जोग्राफिकल सिचुएशन भी एकदम अलग है। थोड़ा सा बात, हमारे चिकन नेक गलियारा है, उसी से ये सिलीगुड़ी जो मार्ग है उसी से जुड़ा हुआ है। और एक आंतरिक सुरक्षा की जरूरत था कि यहाँ पर अलग से एक परिषद बनाई जाए। इसके बाद इसका गठन नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत किया गया था। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार हम गलत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक बार स्ट्रक्चर देखो, इसमें 8 राज्य जाते हैं, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर, ये 8 राज्य जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। इसका अध्यक्ष, ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा डिसाइड किया जाता है, और वर्तमान समय में राष्ट्रपति ने होम मंत्री को, होम मिनिस्टर को इसका अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन राष्ट्रपति चेंज कर सकता है। तो अध्यक्ष किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसको सही करना, अगर डायरेक्ट होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर को सही करना। दूसरा, सभी राज्यों के गवर्नर भी इस अनुसूची में इसमें शामिल होते हैं, और विशेषकर 6th शेड्यूल वाले जाते हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके गवर्नर जरूर आएंगे। सभी राज्यों के सीएम इसमें आएंगे, और 3 राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति यहाँ पर भेजे जाते हैं अपनी ओर से, और एक इसका उपाध्यक्ष। इसका उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष सीएम होते थे, लेकिन इसका उपाध्यक्ष सीएम नहीं होता, बल्कि इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? हमारी एक मिनिस्ट्रियल नोडल मिनिस्ट्री। नोडल हमारी एक मंत्रिपरिषद का भाग है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के विकास मंत्रालय है, उस मंत्रालय का जो मिनिस्टर है वो इसका उपाध्यक्ष होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो जाता है। कार्यकाल करें वही कार्य, सेम कार्य, वही सीमा वालों का निपटान करना, संरचना का निपटान करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करना, योजनाओं का निर्माण, एक चीज तैयार करना। तो विकास तो वही है, जो टारगेट 2 क्षेत्रीय परिषदों के जो लक्ष्य है वही सेम टू सेम इसी के लक्ष्य है, लेकिन चूंकि बॉर्डर एरिया लगता है तो यहाँ पर सड़कों का निर्माण करना, अवसंरचना का विकास करना, ये सारी चीजें इसमें जुड़ जाती है। इस आधार पर हमने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर की है। एक चीज और दोस्तों, सहकार संघवाद के लिए हमने देखा अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इसके अलावा सहकार संघवाद की और भी चीजें बढ़ावा देती है, जिसमें एक जीएसटी काउंसिल है, इसको हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, और नीति आयोग हमने इकोनॉमी में पढ़ लिया है कि किस तरीके से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट हैं जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किसी विषय पर कानून बनाती है, उस सहकारी संघवाद का ही एक कारक है। इस आधार पर अभी तक हमने पढ़ा कि भारतीय संघीय ढांचे की स्थिति क्या थी, भारत का संघीय ढांचा किस तरीके से काम कर रहा है, भारतीय संघीय ढांचे में वित्तीय स्थिति को भी देखा, सारी चीजों को देखा। इस आधार पर ये चैप्टर, हमारा ये वीडियो यहाँ तक खत्म हुआ। अगला हमारा जो संघीय ढांचे का चीजें होंगी, आप इनको क्या करना है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियो देखें एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो इनके साथ, चाहे आप लक्ष्मीकांत की फॉलो कर लो, चाहे आप राजेश मेहता सर की फॉलो कर लो। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को जस्ट उस बुक के साथ पढ़ो, तब आपका परफेक्ट होगा। क्योंकि बुक तो थोड़ा आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये मैं नहीं कह रहा, बुक एक जरूरी फॉलो करना, वो आपको और माइंड सेट को बढ़ा देगी। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज जो मैंने बोली है ना वो लिखी हुई होती है, वो मेरे नोट्स में नहीं लिखी। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, डिपेंड ऑन यू, मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। अदरवाइज अगर आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का अच्छे ध्यान रखें। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे से चीज़ें पढ़ें, समझें, कोई भी डाउट हो तो पूछें, ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आप कंटिन्यू देखते रहिए।